नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। एपिसोड 16 में आपने FST 001 के खंड 3 की इकाई 11.4.3 मंगल लाल सतह वाला ग्रह का अध्ययन किया। अब इसके आगे 11.4.4 ग्रहिका पट्टी का आज अध्ययन शुरू करेंगे। आप अपने नोटशीट वगैरह लेकर के तैयार हो जाएं ताकि इस चैप्टर में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को साथ साथ नोट करते चलें। 11.4.4 ग्रहिका पट्टी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच लगभग 55 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। इस खाली जगह में हजारों की संख्या में चट्टानों और धातुओं के बने पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। आकार में यह पिंड धूल के कण से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास वाले होते हैं। इन्हें ग्रहिका कहा जाता है। यह माना जाता है कि यह मूल रूप से सौरमंडल का वह पदार्थ है जो मिलकर एक ग्रह नहीं बन पाए। सबसे पहली ग्रहिका की खोज सन 1801 में जिसेप्पी पियाजी नाम के खगोल वैज्ञानिक ने की। उन्होंने उसका नाम सिरिस रखा। इसका व्यास 960 किलोमीटर है। अब तक हजारों की संख्या में ग्रहिकाएं खोजी जा चुकी हैं। अधिकांश ग्रहिकाओं के आकार विषम हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए वे अलग अलग मात्राओं में प्रकाश परावर्तित करते हैं। उनके आकारों से यह महसूस होता है कि वे किसी टक्कर या विस्फोट में बने होंगे। इन ग्रहिकाओं के हजारों टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिससे आकाश में प्रकाश की एक रेखा खींच जाती है। आकाश में तेजी से चलती प्रकाश की इस रेखा को उल्का कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाले कई पिंड धूल के कण या छोटे कंकर के बराबर होते हैं और उड़ान में नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो बड़े पिंड उड़ान में नष्ट नहीं होते और पृथ्वी की सतह से टकराते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड तो मानो सौरमंडल का टुकड़ा है जो हमारी प्रयोगशाला में आ गिरा हो। उल्का पिंड के रासायनिक विश्लेषण से हमें सौरमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अभी तक हमने पृथ्वी और उसके उपग्रह चंद्रमा के अलावा अन्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की विशेषताओं के बारे में बताया। अब आप बृहस्पति जैसे ग्रहों और पुच्छल तारों की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, किंतु इससे पहले कुछ निम्नलिखित बोध प्रश्न हैं। आप उनका हल तैयार कर सकते हैं। जैसे शुक्र बुध मंगल के मुकाबले में इतना ज़्यादा प्रकाश क्यों परावर्तित करता है? मंगल की वे कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण वह पृथ्वी जैसा लगता है? ग्रहिकाओं को सौरमंडल का मलबा क्यों कहते हैं? उल्का और उल्का पिंड में क्या अंतर है? 11.4.5 बृहस्पति एक अनोखा विशाल ग्रह। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का भार अन्य 8 ग्रहों के मिले जुले भार के 2 गुना से भी ज़्यादा है। इसके 16 ज्ञात उपग्रह हैं। बृहस्पति न केवल सबसे बड़ा ग्रह है बल्कि सबसे सक्रिय भी है। यह अनेक रहस्यों और चौंका देने वाली घटनाओं से भरा पड़ा है। इसके सबसे ऊंचे बादल जमी हुई अमोनिया गैस के बने हुए हैं और उनका तापमान -140 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह एक उग्र अशांत वायुमंडल में ढका हुआ है जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जिसमें अमोनिया तथा मीथेन गैसों की भी काफ़ी बड़ी मात्रा है। यह वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। धीरे धीरे अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण ये गैसें द्रव में बदल जाती हैं और यह माना जाता है कि ग्रह की सबसे अंदरूनी सतह द्रव धातु की बनी हुई है। बृहस्पति के केंद्र में एक छोटी सी चट्टानों की कोड़ है जहां तापक्रम लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जो सूर्य की सतह के तापमान से लगभग 3 गुना अधिक है। इस कोड़ में लोहा, सिलिकॉन और अन्य भारी तत्व हो सकते हैं। संरचना की दृष्टि से बृहस्पति अन्य ग्रहों जैसा नहीं है। वह सूर्य जैसा अधिक मालूम पड़ता है। बृहस्पति सतह की सबसे अधिक अनोखी विशेषता है एक बहुत बड़ा लाल धब्बा। यह एक लंबा अंडाकार क्षेत्र है जो इतना बड़ा है कि इसमें बराबर से रखी हुई 2 पृथ्वियां समा सकती हैं। कभी कभी इस धब्बे का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है और कभी भड़कीला नारंगी लाल हो जाता है। इस विशाल लाल धब्बे को खगोल वैज्ञानिक काफ़ी समय तक नहीं समझ पाए। बृहस्पति को भेजे गए पायनियर और वाइजर अंतरिक्ष यानों से पता चला है
कि यह लाल धब्बा वास्तव में उसके वायुमंडल में चल रहा एक भीषण बवंडर है। वास्तव में बृहस्पति गैस और द्रव का बना तेजी से घूमने वाला गोला है जिसकी सतह ठोस नहीं है। बृहस्पति से रेडियो तरंगें भी निकलती हैं। इसकी संरचना, आकार और उपग्रहों की संख्या से ऐसा लगता है कि बृहस्पति कोई ग्रह नहीं बल्कि अपने सौर मंडल सहित एक ऐसा तारा है जिसमें अपनी ऊर्जा पैदा करने की क्षमता नहीं है। यह हिसाब लगाया जाता है कि यदि बृहस्पति सिर्फ 10 गुना ज़्यादा भारी होता तो वह सूर्य के समान अपनी स्वयं ऊर्जा पैदा कर सकता था। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रह आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो इनकी खोज करने वाले गैलीलियो थे, जिनके नाम पर ये गैलीलियन उपग्रह कहलाते हैं। ये अपने आप में अनोखे हैं। 3240 किलोमीटर व्यास वाला आयो उपग्रह अग्नि के गोले के समान है, जहां अक्सर ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। आयो के आगे है यूरोपा, व्यास 3120 किलोमीटर, गैनीमीड व्यास 4900 किलोमीटर, कैलिस्टो व्यास 4570 किलोमीटर। ऐसा समझा जाता है कि यूरोपा बर्फ का बना हुआ है। गैनीमीड और कैलिस्टो पर बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई है। बृहस्पति के शेष उपग्रहों के बारे में अभी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। अमोनिया के बादलों से घिरा, तीव्र रेडियो तरंगें प्रकाशित करता भीषण बवंडरों वाला यह ग्रह बृहस्पति, जिसके उपग्रह आग या बर्फ के बने हैं, ऐसा ग्रह है जहां जीवन की खोज करना ही व्यर्थ है। फिर भी कुछ बातों में आज के बृहस्पति की परिस्थितियां उन परिस्थितियों से बहुत भिन्न नहीं हैं जिनमें आज से 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन के उदय का हुआ था। जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक समझे जाने वाले यौगिक जैसे पानी, अमोनिया और मीथेन बृहस्पति के वायुमंडल में मौजूद हैं। बृहस्पति के बादलों में लगातार बिजली चमकती रहती है। अगर बृहस्पति पर थोड़े भी कार्बनिक अणु मिले तो इससे इस विचार को बल मिलेगा कि जीवन ब्रह्मांड में घटने वाली शायद एक घटना मात्र है। 11.4.6 शनि वलयों से घिरा ग्रह, छठा ग्रह बिना किसी सहायता के आंख से दिखने वाला अंतिम ग्रह है। अपने वलयों के कारण जो केवल दूरबीनों से देखे जा सकते हैं, यह ग्रह सौर मंडल में सबसे सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ता है। गैलीलियो ने जब सबसे पहले अपनी दूरबीन से उसे देखा तो उन्हें लगा मानो इस ग्रह के कान हो। वास्तव में ये शनि की भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द लपेटे हुए 3 वलय थे। बृहस्पति के बाद आकार और भार में यही सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का तापमान बृहस्पति से कम है। इसके सबसे ऊंचे बादलों का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड है। बृहस्पति की ही तरह शनि भी मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें अमोनिया, मीथेन और अन्य यौगिकों की मात्रा लेस मात्र है। इसका औसत घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। यानी यदि हम शनि को एक बहुत बड़े सागर में डाल सकें तो यह उसमें तैरने लगेगा। शनि के विलय अन्य ग्रहों से उसे अलग करते हैं और उसे एक अतुलनीय शोभा देते हैं। वास्तव में ये वलय हजारों पास पास बंधे हुए छोटे छोटे वलय हैं, जैसे ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर बने हुए खांचे। इस बड़े वलयों के बीच के जो स्थान खाली समझे जाते थे, उनमें भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक नया बाहरी वलय 2 वलयों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द ऐसे लिपटे हैं जैसे रस्सी के धागे। ये वलय ठोस पदार्थ के बड़े बड़े टुकड़ों से बने हैं, जो शायद बर्फ से ढकी चट्टानें हों। शनि के भी कम से कम 16 उपग्रह हैं, जो इसके वलयों के किनारे पर इसकी परिक्रमा करते हैं। ज्ञात उपग्रहों को पास से देखने पर पता चला है कि वे बर्फीले हैं और उन पर उल्का पिंडों के आघात के कारण बहुत से गड्ढे बने हुए हैं। शनि का प्रमुख उपग्रह टाइटन है, जिसका व्यास 5800 किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि अपने आप में ही एक ग्रह बन सकता है। सौरमंडल का यह एकमात्र उपग्रह है जिसका वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल जितना ही घना है। इसका वायुमंडल 0.90% हाइड्रोजन गैस और कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन साइनाइड से मिलकर बना है। परंतु यह बहुत ठंडा ग्रह है।
जिसकी सतह का तापमान -184 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहां हमारे जैसे जीवन बच नहीं सकते, क्योंकि एक तो यह इतना ठंडा है और दूसरे वहाँ हाइड्रोजन साइनाइड जैसे निहायत विषैले पदार्थ हैं। 11.4.7 दृष्टि के पहुँच से परे के ग्रह। दृष्टि की पहुँच से परे शेष 3 ग्रहों अरुण, वरुण और यम की खोज बाद में हुई। अरुण, बड़ी दूरबीन से देखने पर अरुण एक हरे चक्र जैसा दिखाई पड़ता है, जिस पर कुछ अस्पष्ट निशान बने हुए हैं। इस ग्रह का हरा रंग इसके बाहरी वायुमंडल में बिखरी हुई मीथेन और अमोनिया के बादलों के कारण होता है। अमोनिया के इन बादलों का तापमान -217 डिग्री सेंटीग्रेड है। बृहस्पति और शनि की तरह अरुण भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों का बना हुआ है। सौरमंडल में अरुण एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि इसका अक्ष लंब से 98 डिग्री का कोण बनाता है, यानी इसका अक्ष कला के तल में ही है, और अरुण का एक ध्रुव कभी कभी सूर्य की दिशा में रहता है। ऐसा लगता है मानो यह ग्रह सूर्य की ओर लुढ़क गया हो और अपनी कक्षा में एक पहिए की भांति सूर्य के चारों ओर घूम रहा हो। इस तरह सूर्य की किरणें अरुण के ध्रुव पर पड़ती हैं। अरुण के 15 उपग्रह हैं। 1977 में छोटी छोटी चट्टानों के बने 9 वलय भी इसके इर्द गिर्द पाए गए थे। वरुण, 8वें ग्रह वरुण की खोज 1846 में खगोलीय वैज्ञानिक योहान गोटफ्रीड गाल ने की थी। वरुण की खोज की कहानी आप 8.3.4 में पढ़ चुके हैं। यह इतना दूर है कि वरुण से देखने पर सूर्य सिर्फ एक चमकता हुआ बिंदु मालूम होता है। वरुण की वायुमंडल में मीथेन है पर अमोनिया नहीं है। इसके बादलों का तापमान लगभग -237 डिग्री सेंटीग्रेड है। वरुण के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह ट्राइटन सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है। यह वरुण के चारों ओर दक्षिणवर्त दिशा में घूमता है, यानी ग्रह के अपने कक्ष पर घूमने की दिशा के विपरीत। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और मीथेन गैसों का बना हुआ है। इस पर द्रवित नाइट्रोजन का सागर भी हो सकता है। वरुण का एक और छोटा उपग्रह है नेरी। 1989 में वाइजर 2 वरुण से 35,000 किलोमीटर और टाइट्रान से 40,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा, तब हम वरुण और उसके उपग्रहों के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। छात्रों को ये बताते चलूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 1989 की है। तब वाइजर 2 को भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था वरुण से 35,000 किलोमीटर और उसके उपग्रह टाइट्रान से 40,000 किलोमीटर दूरी से वाइजर 2 को गुजरना है। तब उसके बारे में हमारे पास और भी सारी जानकारियाँ आएंगी, लेकिन जो ये जानकारियाँ नई आई होंगी उसे अपने सिलेबस में अभी तक ऐड नहीं किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यम। यम ग्रह का अस्तित्व भी अरुण की कक्षा के विचलन को समझने के लिए सुझाया गया था। वरुण की खोज होने के बाद भी अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक पर्सिवल लॉवेल ने यह देखा कि अरुण की अपनी कक्षा में गति असामान्य थी। वरुण की कक्षा में भी ऐसा ही एक विचलन पाया गया। लॉवेल और पिकरिंग ने इन विचलनों का कारण समझे जाने वाले एक ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या के बारे में गणनाएं की, जिसे उन्होंने ग्रह एक्स का नाम दिया। 1916 में यम ग्रह कक्षा में लगभग उनके द्वारा बताई गई जगह पर खोजा गया, परंतु उसका द्रव्यमान काफ़ी कम, लगभग चंद्रमा के द्रव्यमान के बराबर था। छोटे, ठंड और अंधकारपूर्ण ग्रह यम का आकार पृथ्वी के आकार का 1/5वां हिस्सा है। उसकी सतह पर जमी हुई मीथेन की परतें हैं। 1978 में यम का एक उपग्रह खोजा गया और उसका नाम शेरों रखा गया। यम के बारे में हमारी जानकारी बहुत ही अधूरी है। यम की कक्षा और वरुण की कक्षा एक दूसरे को काटती है। अन्य किसी भी ग्रह की कक्षाएं एक दूसरे को नहीं काटती, और यह समझा जाता है कि शायद यम वरुण का ही एक उपग्रह है जो उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल आया है। यम की खोज होने पर खगोल वैज्ञानिकों ने समझा था कि यही ग्रह एक्स है, पर हाल की गणनाओं से पता चलता है कि यम का द्रव्यमान अरुण की कक्षा में विचलन पैदा करने के लिए बहुत थोड़ा है, इसलिए अभी ग्रह एक्स की खोज जारी है। 11.4.8
पुच्छल तारों का विशाल बादल। यम ग्रह के परे और सौर मंडल का जो ठंडा बाहरी इलाका है, वहाँ पुच्छल तारों का बना विशाल बादल स्थित है। पुच्छल तारे कभी कभी सूर्य के इर्द गिर्द तेजी से चक्कर लगाकर चले जाते हैं और उनमें से कुछ दोबारा दिखाई नहीं पड़ते। इन पुच्छल तारों में हमारी विशेष रुचि है क्योंकि ये सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास के अवशेष हैं। जब सौर पदार्थ का मंथन हो रहा था और सूर्य अभी प्रज्वलित हुआ ही था, तब उसकी ऊष्मा के कारण सौर मंडल के हल्के तत्व सौर मंडल के बाहरी सीमा में धकेल दिए गए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे हल्के तत्व इकट्ठे होकर कुछ बर्फीली रुई के गेंदनुमा शक्लों में बदल गए और वे अब भी सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में बादल के रूप में तैरते हैं। पुच्छल तारों का यह बादल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से लगभग 1,00,000 गुना की दूरी पर स्थित है। यह झीना बादल सौर मंडल के हद से पूरे लगभग कुछ अरब किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि निकटतम तारे से लगभग आधी दूरी पर है। पुच्छल तारे मुख्यतः बर्फ के बने होते हैं, अर्थात साधारण बर्फ जिसमें जमी हुई मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैसें मिली होती हैं। इस बर्फ में धूल के कण भी मिले होते हैं, जिसके कारण वे मटमैले बर्फ के गोलों की तरह लगते हैं। इस विशाल बादल में अरबों पुच्छल तारे हैं और वे सूर्य के चारों ओर विशाल कक्षाओं में घूमते हैं। इस बादल में रहते हुए पुच्छल तारे चमकते नहीं हैं। यदाकदा पास से गुजरते तारे के गुरुत्वाकर्षण से यह बादल अस्त व्यस्त अवश्य हो जाते हैं। तब कुछ पुच्छल तारे इस बादल से निकलकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं और सौर मंडल से बाहर हो जाते हैं और कुछ सूर्य की ओर चलने लगते हैं। पृथ्वी से देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा के अलावा आकाश में दिखने वाली सबसे ज़्यादा चमकदार वस्तु पुच्छल तारे हैं। आप शायद जानना चाहेंगे कि मटमैले दिखाई पड़ने वाले बर्फ के गोले लंबी दुम वाले चमकीले पुच्छल तारों में कैसे बदल जाते हैं। जब कोई पुच्छल तारा सूर्य की ओर चलता है तो उसकी सतह सूर्य की ऊष्मा से गर्म हो जाती है। उसका कुछ जमा हुआ पदार्थ गैस में बदल जाता है और उसके केंद्र के इर्द गिर्द तेजी से बढ़ता एक बादल बन जाता है, जिसे हम जटा कहते हैं। सूर्य के और करीब जाने पर और अधिक गैस बनती है और यह जटा बड़ी चमकीली हो जाती है। साथ ही धूल और गैस की बनी एक चमकीली दुम सूर्य के प्रकाश और सौर पवन के दबाव के कारण जटा से बाहर धकेल दी जाती है। यह दुम सूर्य की विपरीत दिशा में फैलती है। यदि पुच्छल तारे सूर्य के बहुत पास से निकलें तो उनकी गति बहुत अधिक बढ़ जाती है, कभी कभी 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक। तब वे तेज गति से अंतरिक्ष की ओर चले जाते हैं। बहुत से पुच्छल तारे विशाल दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में अंतरिक्ष में अरबों किलोमीटर की दूरी तक चले जाते हैं और वहाँ हजारों साल तक रहते हैं, पर उनमें से कुछ सूर्य के प्रभाव से इतनी आसानी से निकल नहीं पाते हैं। जब वे किसी विशाल ग्रह के पास से गुजरते हैं, खास तौर से बृहस्पति के पास से, तब उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण वे सूर्य के चारों ओर छोटी कक्षाओं में घूमने लगते हैं। सबसे प्रसिद्ध पुच्छल तारा है हेली का पुच्छल तारा, जो हर 74 से 79 वर्षों में एक बार पृथ्वी के आसपास दिख जाता है। कभी कभी पुच्छल तारों के टुकड़े पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे उल्कापात होती है। बार बार लौटने वाले पुच्छल तारों में हर बार गैसों का ह्रास होता है। जब उनकी सब बर्फ गल जाती है तब वे स्वयं समाप्त हो जाते हैं और बच जाते हैं छोटे छोटे कण, जो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और आँखों से नहीं देखे जा सकते। इस चैप्टर की स्टडी करने के बाद आप कुछ एक ऐसे प्रश्न जैसे बृहस्पति के किन किन गुणों के कारण वैज्ञानिकों को यह लगता है कि यह एक तारा है जो प्रज्वलित नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि किन विशेषताओं के कारण शनि बृहस्पति नुमा ग्रहों में विशिष्ट दिखाई पड़ता है। इस बात से शनि का कौन सा गुण जाहिर होता है कि वह पानी में तैर सकता है। तीसरी पॉइंट यह हो सकती है कि वरुण और यम की खोज किन प्रेक्षणों के कारण हुई। ग्रह एक्स की खोज अभी भी क्यों जारी है। किसी पुच्छल तारे की जटा और पूंछ किन पदार्थों से बनी है। इस भाग में
हमने आपको पृथ्वी और चंद्रमा के अलावा सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दी। आइए अब हम अपनी ग्रह पृथ्वी और उसके उपग्रह चंद्रमा के बारे में जानें। 11.5 पृथ्वी हमारा अपना ग्रह। इस बड़े गेंदनुमा गोल का जिस पर हम रहते हैं, हम किस तरह वर्णन करें। अंतरिक्ष से देखने पर यह एक नीला सफ़ेद गोला मालूम पड़ता है। इस पर उपस्थित पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बर्फ से ढके पर्वत, नीले सागर और सफ़ेद बादल इसे सुंदर छवि प्रदान करते हैं। मनुष्य ने बहुत अच्छी तरह इसका चप्पा चप्पा खोज डाला है, फिर भी पृथ्वी की जानकारी केवल सतह के कुछ किलोमीटर नीचे तक फैली चट्टानों और पानी के एक पतले आवरण और ऊपर फैले वायुमंडल तक सीमित है। किंतु अनेक परोक्ष तरीकों से, जैसे भूकंप के दौरान पैदा हुई तरंगों के अध्ययन आदि से, वैज्ञानिकों ने बिना देखे और बिना परीक्षण किए पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों की एक तस्वीर बनाई है। हम यहाँ पृथ्वी के बारे में वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी का संक्षिप्त विवरण देंगे। पृथ्वी पर प्रयोगों, जहाज़ों और रॉकेटों, गुब्बारों आदि की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल का अच्छी तरह अध्ययन किया गया है। हालांकि पृथ्वी का वायुमंडल स्पष्ट सतहों में विभाजित नहीं है, फिर भी इसके बारे में ऐसा सोचना इसे समझने में सहायक होता है। पृथ्वी के तल की सबसे नज़दीक सतह का नाम क्षोभ मंडल है, जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। शेष 1% में पानी के भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और ऑर्गन गैसें हैं। इसका औसत तापमान समुद्र तल पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपरी सिरे पर लगभग -16 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद आने वाली सतह समताप मंडल है, जिसमें ओजोन के अणु हैं और इसका तापमान -16 डिग्री सेंटीग्रेड से -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ओजोन की यह सतह सूर्य से आने वाली विनाशकारी पराबैंगनी किरणों को रोक देती है और इस प्रकार हमारी उनसे सुरक्षा होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को कैद कर लेती है। इस तरह ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी गर्म हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत कम रहता और वह हमेशा बर्फ से ढकी रहती। अब हम संक्षेप में पृथ्वी के अपने संगठन और संरचना की जानकारी देंगे। उसका भूपटल समुद्र के नीचे लगभग 10 किलोमीटर मोटा है और महाद्वीपों के नीचे लगभग 65 किलोमीटर मोटा है। अगर आप पृथ्वी को सेव के आकार जैसा सोचें तो उसका पटल सेव की खाल जितना मोटा है। इस पटल में प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन 47.3% और सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व लगभग 23% है और शेष 2% अन्य तत्वों से मिलकर बना है। भूपटल वास्तव में पृथ्वी के स्थान मंडल नामक सतह का ऊपरी हिस्सा है। स्थान मंडल में जो उभार हैं वे हमें पर्वतों के रूप में दिखाई पड़ते हैं और जो सिलवटें हैं वो सागर के अंदर गहरी खाइयों के रूप में उपस्थित है। भूपटल के नीचे पृथ्वी का अधिकांश भाग गर्म अंशतः पिघला हुआ है। आइए अब हम संक्षेप में अपने दैनिक जीवन के कुछ अनुभवों की चर्चा करें। उदाहरण के लिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटों में एक बार घूमती है, जिससे यहाँ 24 घंटे की अवधि में दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर मौसम इसलिए बदलते हैं कि पृथ्वी का अक्ष लंब से एक कोण बनाता है। अगर यह अक्ष लंब की ही दिशा में होता, जैसा कि कुछ अन्य ग्रहों का है भी, तब पृथ्वी पर मौसम का यह बदलाव नहीं हो पाता। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने से हमें ऐसा लगता है कि सूर्य, तारे और ग्रह आकाश में गति कर रहे हैं। अन्य अनेक घटनाएं हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा या सूर्य और चंद्रग्रहण आदि। ये घटनाएं चंद्रमा की उपस्थिति के कारण होती हैं, जो पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का साथी चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में हम आम तौर पर क्या देखते हैं? यह जब भी रात्रि के आकाश में होता है तो सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। यह घटता बढ़ता रहता है, महीने में एक बार गायब भी हो जाता है और इसकी एक ही सतह हमेशा पृथ्वी की ओर रहती है। आइए पहले हम इन प्रेक्षणों को समझें। चंद्रमा रात में सबसे चमकीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यह पृथ्वी की सबसे नज़दीक है। इसकी कलाएं हमें इसलिए दिखती हैं क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
यह पृथ्वी के चारों ओर 27.33 दिनों में एक बार दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। उतने ही समय में यह एक बार अपने अक्ष पर भी घूमता है। इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा की एक ही सतह दिखाई पड़ती है। चंद्रमा अंतरिक्ष में स्थित एकमात्र पिंड है जिस पर मानव रह चुका है। भले ही कुल 13 दिन बहुत थोड़े समय के लिए ही सही, वे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ चंद्रमा से चट्टानों और मिट्टी के बहुत सारे नमूने लाए और चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी लेकर के आए। चंद्रमा के सतह पर बड़े बड़े अंधेरे समतल क्षेत्र हैं जिन्हें माड़िया कहते हैं। बड़े और छोटे गड्ढे हैं, पर्वत और घाटियां हैं। उसकी सतह पर चंद्र घाटियां हैं, यानी ऐसे नहरनुमा आकार जो पृथ्वी पर नदी के तल में पानी के कटाव से बनते हैं। संकेंद्रित पर्वत श्रृंखलाओं के बने कुछ गुंबद नुमा आकार भी चंद्रमा की सतह पर हैं। चंद्रमा की चट्टानें और मिट्टी पृथ्वी की चट्टानों और मिट्टी जैसे ही हैं, किंतु चंद्रमा की चट्टानें अधिक प्राचीन हैं। उनमें कुछ तत्व जैसे टाइटेनियम अधिक मात्रा में मौजूद है और कुछ तत्वों जैसे सोडियम और पोटेशियम का अभाव है। चंद्रमा की मिट्टी की बनावट महीन गीली रेत जैसी है। हमें न दिखाई पड़ने वाली चंद्रमा की अंधेरी सतह पर न तो समुद्र है और न ही पर्वत और घाटियाँ। वहाँ समान रूप से वितरित गड्ढे हैं। चंद्रमा के उन क्षेत्रों का तापमान जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है 130 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके अंधेरे क्षेत्रों का तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड है। उस पर न तो पानी है और न ही वायुमंडल। लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले चंद्रमा का आंतरिक भाग ठंडा हो गया था और तब से चंद्रमा में बहुत कम बदलाव हुआ है। हालांकि चंद्रमा मृत संसार है, फिर भी इसमें हमारी रुचि है। इसके रहस्यों को अभी तक समझा नहीं गया है और अभी चंद्रमा की खोज जारी है। सौर परिवार के बारे में इतनी जानकारी हासिल करने के बाद क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि यह कैसे बना, अपनी वर्तमान अवस्था में कैसे पहुंचा? अब हम उस सिद्धांत का विवरण देंगे जो सौर परिवार के बनने के बारे में है और जिसके द्वारा हम सौर परिवार के अधिकतर प्रेक्षणों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सौरमंडल का निर्माण। यह सिद्धांत एक अनुमान पर आधारित है कि सूर्य और सभी ग्रह अंतरिक्ष में स्थित गैस और धूल के एक विशाल बादल से बने हैं। किन्हीं कारणों से यह बादल सिकुड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका संकुचन तेज हो गया, साथ ही यह और तेजी से घूमने लगा और चक्र के आकार का हो गया। बादल का ज़्यादातर पदार्थ चक्र के केंद्र की ओर सिकुड़ने लगा और वहाँ पर एक नया तारा बना, सूर्य। पदार्थ के संकुचन के कारण उसका तापमान बढ़ने लगा और वह अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करने लगा। सूर्य के चारों ओर गैस और धूल का बना चक्र घूमता रहता है, जिसमें से ग्रह संघनित हुए। इस घूमती हुई चक्री में हल्के तत्व बाहर की ओर फेंक दिए गए और भारी तत्व अंदर की ओर घनीभूत हो गए। जैसे जैसे सूर्य की ऊर्जा बढ़ी, अंदर के ग्रहों के इर्द गिर्द गैस का आवरण बाहर की ओर धकेल दिया गया और सिर्फ भारी तत्वों की बनी ठोस कोर शेष बची रह गई। बाहरी ग्रहों पर इसका कम प्रभाव पड़ा और वे गैसीय बने रहे। अंततः चमकीले तारे के विकिरण ने सौर परिवार की तमाम मुक्त गैसों को बाहर धकेल दिया और बाकी बचे सिर्फ ग्रह। इसमें से ठोस ग्रह तारे के पास बचे रहे और तारे से दूर रहे अधिक बड़े और गैस से युक्त ग्रह। इनमें से पृथ्वी का स्थान तीसरा था। पृथ्वी का प्रारंभिक इतिहास। पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले अपनी उत्पत्ति के बाद से हमेशा विकसित होती रही है और बदलती रही है। पृथ्वी के विकास के शुरू के 1 करोड़ वर्षों में छोटे छोटे पिंडों के टकराने, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थों के सिकुड़ने आदि कारणों की वजह से उसका तापमान बढ़ गया। इसके कारण उसको बनाने वाले तत्व पिघल गए। लोहा अन्य यौगिकों जैसे सिलिकेट आदि से पहले ही पिघल गया। क्योंकि वह भारी था और पिघलकर वह केंद्र की ओर इकट्ठा हो गया। इस वजह से हल्के सिलिकेट्स यौगिक सतह की ओर उठ आए, जैसे कि स्टोव के ऊपर गर्म हवा उठती है। जैसे जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र की ओर धंसा,
वैसे वैसे पृथ्वी की सतह में बहुत उतार चढ़ाव आया। बड़े बड़े बुलबुले बने, ज्वालामुखी फटे और उनका लावा बहने लगा। उस समय पृथ्वी पर भीषण तूफान भी उठे। अधिकांश लोहा केंद्र में इकट्ठा हो गया और इस तरह कोड़ का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी का ताप कम हुआ और वह शांत हुआ। तब उसकी सतह पर ठोस चट्टानों का एक पतला आवरण बन गया। यह आवरण लिथोस्फीयर के ऊपरी हिस्से में प्रारंभिक महाद्वीपों के रूप में इकट्ठा हुआ, मानो वे बड़े बड़े बेड़े हों। यह प्रारंभिक महाद्वीप अरबों वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि वे सभी जुड़कर एक बहुत बड़ा महाद्वीप बन गए, जो आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले अलग होने लगे और जिससे आज के महाद्वीप बने। सूर्य के विकिरण से पृथ्वी की सतह से लगभग सभी गैसें हट गई थी। इसलिए शुरू में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। बाद में पृथ्वी के पिघले हुए पदार्थों और फटते हुए ज्वालामुखियों से पानी के वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया गैसें निकली, जिससे पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बना। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी के साथ प्रतिक्रिया कर उसे उसके घटकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। हल्की गैस होने के कारण हाइड्रोजन पृथ्वी के आकर्षण से निकल गई। ऑक्सीजन गैस की प्रतिक्रिया द्वारा अमोनिया और मीथेन से पानी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड और अन्य यौगिक बने। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं ने मिलकर ओजोन के अणु बनाए, यानी लगभग उसी समय वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन की एक तह बन गई। जैसे जैसे पृथ्वी और ठंडी हुई, वायुमंडल में उपस्थित पानी की वाष्प संघनित हो गए और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरे, जिससे पृथ्वी पर बने बड़े बड़े गड्ढे पानी से भर गए, जिनसे विशाल महासागर बने। लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर एक और अनोखी प्रक्रिया शुरू हुई थी। वह थी जीवन की शुरुआत। यह भी एक विरोधाभास है कि वही पराबैंगनी किरणें जो आज के अधिकतर जीवित प्राणियों को नष्ट कर सकती है, जीवन की उत्पत्ति में सहायक कैसे हुई थी। इस बारे में आप इकाई 12 में विस्तार से पढ़ेंगे। पृथ्वी का सूर्य से एक विशेष नाता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं हो सकता था। सूर्य के प्राप्त हुई ऊर्जा जीवन को चलाने वाली सभी आधारभूत प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। साथ ही पृथ्वी की सूर्य से दूरी इतनी है कि उसके कारण पृथ्वी पर मौसम कभी भी उग्र नहीं रहा है। वह हमारे जीवन के लिए हमेशा से बिल्कुल अनुकूल रहा है। आप इस विशेष संबंध को इकाई 12 और 14 में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी तक हमने सूर्य, ग्रहों, उनके उपग्रहों, ग्रहिकाओं, पुच्छल तारों के बारे में और सौर परिवार के निर्माण के बारे में वर्णन किया है। सौर परिवार के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद यह उचित होगा कि हम अपने जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में कुछ प्रचलित मिथकों और भ्रांतियों का विश्लेषण करें। 11.7 कुछ मिथक और कुछ भ्रांतियाँ। इकाई 2 और इकाई 9 में आपने पढ़ा है कि किस तरह हमारे पूर्वज सूर्य और तारों का प्रेक्षण करते थे और उनकी गति से यह पता लगाते थे कि मौसम किस तरह बदलेंगे, बाढ़ किन दिनों में आएगी आदि। वे यह भी देखते थे कि चंद्रमा के आकार में दिखने वाले परिवर्तनों की वजह से सागर में ज्वार भाटा होता है। पर सूर्य और चंद्रमा के अलावा आकाश में 5 ग्रह भी दिखते थे। ये थे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। अब अगर सूर्य के कारण गर्मी और सर्दी के मौसम आ सकते थे और चंद्रमा सागर के पानी को गति दे सकता था, तो क्या ग्रहों का पृथ्वी के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए था? इस गलत किंतु स्वाभाविक विचार से उभरा ज्योतिष शास्त्र। ऐसे विचार पनपे कि किसी व्यक्ति का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि उसके जन्म लेने के क्षण पर ग्रह किस नक्षत्र में उपस्थित थे। यह माना जाने लगा कि राजाओं, राजवंशों और साम्राज्यों का भविष्य ग्रहों की गति से निर्धारित होता है। ज्योतिष ग्रहों की गति को एकदम सही तरीके से समझते थे। उन्हें यह पता रहता था कि मिसाल के तौर पर पिछली बार जब मंगल सिंह नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था तो कौन सी घटनाएं हुई थी। शायद इस बार भी वैसी ही घटना भी घटित हो। इस तरह वे राजाओं को
यह बताते थे कि कब वे पड़ोसी राज्यों पर हमला करें और कब न करें आदि। यदि युद्ध के देवताओं शनि और मंगल की स्थिति उन्हें अमंगलकारी मालूम होती तो वे राजा को सलाह देते थे कि वह अपना युद्ध का इरादा कुछ समय के लिए छोड़ दे। साम्राज्यों को गिराने का एक अच्छा तरीका यह था कि उनके पतन की भविष्यवाणी कर दी जाए। अगर ग्रह राज्यों के भविष्य को निर्धारित कर सकते थे तो क्या वे मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाओं को नहीं मोड़ सकते थे। इस तरह ज्योतिष शास्त्र प्रेक्षण और गणित पर आधारित शास्त्र और तर्कहीन विचार का एक अजीबोगरीब संग्रह बन गया। वक्त के साथ साथ राजाओं ने ज्योतिषियों को महत्व देना शुरू किया। इसके कारण ज्योतिषी शास्त्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आज भी वह सारे संसार में व्याप्त है। किंतु आज तक यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो पाया है कि ग्रहों की गति और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के जीवन में कोई कार्य कारण संबंध है। बल्कि यदि आप प्रचलित ज्योतिष की धारणाओं का बारीकी से विश्लेषण करें तो वे सर्वथा अवैज्ञानिक हैं। दैनिक जीवन की घटनाएं उन्हें गलत साबित करती हैं। प्रयोग: एक ही दिन में कई अखबारों में भविष्यवाणी वाले कॉलम को उठाकर उनकी आप तुलना कर लीजिए। आप पाएंगे कि हर कतरन में कुछ अलग बात एक गोलमोल तरीके से कही जाती है। आप यह भी पाएंगे कि आपके जीवन में अगले हफ्ते होने वाली घटनाओं के बारे में उनमें से किसी में भी निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया हो। इसी तरह हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास सूर्य और चंद्र ग्रहण, उच्छल तारों आदि के साथ जुड़े हुए। अब जब आपको सौर परिवारों के बारे में कुछ जानकारी मिली है तो हमें उम्मीद है कि आप यह बात समझ सकेंगे कि इन धारणाओं का कोई तर्क और विवेकपूर्ण आधार नहीं है। 11.8 सारांश। इस इकाई में हमने सौर परिवार के विभिन्न सदस्यों जैसे सूर्य, ग्रह, उनके उपग्रह, ग्रहिकाओं और पुच्छल तारों की कुछ विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन किया है। सौर परिवार का निर्माण और पृथ्वी का प्रारंभिक इतिहास भी वर्णित किया गया है। हमने इस बात का विश्लेषण करने की भी कोशिश की है कि किस तरह से मानव जीवन पर ग्रहों के प्रभाव के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ और मिथक उत्पन्न हुए। हमने यह भी बताया कि इन विचारों का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रही इकाई 11। इकाई 11 अब समाप्त होती है। इकाई 11 को जैसे आपने विस्तार से सुना और बीच बीच में मैंने बोध प्रश्नों की तरफ आपको इशारा भी किया। बोध प्रश्नों के कुछ हमने नमूने भी पेश किए। आपके प्रेरणा से अगर कोई आपको अंदर से कोई प्रश्न बनता हो कि ये प्रश्न बन सकता है, या इग्नू के द्वारा दिए गए जो पिछले 5 साल 10 साल के क्वेश्चन आंसर हैं उसमें से प्रश्नों को लें और ले करके और नोटशीट बनाना शुरू करें और लेक्चर से इसका हेल्प लें। तो इस प्रकार आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी और ये नोट्स जब आप स्टडी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने में सहूलियत होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और अगली वीडियो जो एपिसोड 18 आएगी वो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।